हाँ जी बच्चों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनना ध्यान से। बताओ सर क्या सुनना है, बताओ सर हमें क्या सुनना है। बेटा यार देखो ना, हमने ना एक बार जनवरी 25 का पेपर करना है। बच्चे बोलते हैं अरे सर हम तो नहीं करेंगे, क्यों करें हम, बताओ। ये क्वेश्चन कोई रिपीट थोड़ी ना होने हैं पेपर में। बेटा रिपीट होने की बात नहीं होती है, बात होती है एक तो प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है कॉन्फिडेंस की, कि अगर एग्जाम का पेपर हमसे सॉल्व हो पा रहा है तो यही तो लेवल आएगा। हमने कोई ऐसे पाप तो नहीं किए कि हमारा कोई एकदम तोड़ी लेवल आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो बस सर प्रैक्टिस करेंगे, आइए फटाफट। और थोड़ा थोड़ा ये भी बता दूंगा किस क्वेश्चन में क्या प्रोविजन लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है, क्या कंक्लूजन। लेकिन एक बात मन में सेट कर लो, देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये, मैं नहीं बताऊंगा बार बार कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को प्रोविजन फैक्ट और कंक्लूजन अप्रोच से करना है, या आपको खुद से पता होना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। समझ में आ रहे हैं जी सर? आइए, तो सर हम क्या कर रहे हैं, जनवरी 2025 अटेम्प्ट का, जनवरी 2025 अटेम्प्ट का सीए फाउंडेशन का एग्जाम पेपर हम कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन का एग्जाम पेपर हम कर रहे हैं। चलिए आइए, अब सबसे पहले जब हम पेपर करें तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी हो गया। 1 कंपलसरी हो गया तो कितने क्वेश्चन बचे? 5 क्वेश्चन कौन से बचे? क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, उसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4 क्वेश्चंस। एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं। पेपर कैन बी अटेम्प्टेड, पेपर कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी सीक्वेंस। ऐसा नहीं होता है कि आपको पेपर सीक्वेंस में ही करना है। पेपर कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी सीक्वेंस, सो माय एडवाइस वुड बी attempt paper from best to worst sequence। आप अपने पेपर को बेस्ट टू वर्स्ट सीक्वेंस में कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको ज्यादा अच्छे से आ रहे हैं उनको पहले कीजिए, और जो कम अच्छे से आ रहे हैं उनको बाद में कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो हमारे पेपर में ना छूटे और उनमें एक अच्छा आंसर हम लिखकर आ पाए। आती है बात समझ में? लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब पार्ट्स शुड बी अटेम्प्टेड एट सेम प्लेस। सब पार्ट्स शुड बी अटेम्प्टेड एट सेम प्लेस। सर अगर किसी क्वेश्चन में सब पार्ट्स हैं तो सब पार्ट्स को एक साथ कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अलग कर रहे हैं और बी पार्ट अलग कर रहे हैं और सी पार्ट। क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में कीजिए, लेकिन सब पार्ट्स हमेशा साथ में कीजिए। आती है बात समझ में? जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, और रीजन लिखना है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन से नहीं होने। आपको लिख रहा है वैलिड लिख दीजिए विद रीजन, बस। आपको लग रहा है वैलिड नहीं है तो लिख दीजिए वैलिड नहीं है विद रीजन, बस। मतलब अब ये जैसे क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो हर पार्ट 1.75 मार्क्स का हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो अपने को बस 4 to 5 लाइंस में ज्यादा से ज्यादा हर पार्ट का आंसर लिखना है विद प्रॉपर रीजन। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। मिसेस प्रिया पेज अ सम ऑफ ₹10,000 टू मैरिज ब्यूरो। आप मैरिज ब्यूरो को दे रहे हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स फॉर हर डॉटर्स मैरिज। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? वैलिड है। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड क्यों मान रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को? सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इसलिए है, लॉ बोलता है कि अगर कोई अग्रीमेंट मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट है तो वो वॉइड होता है। लेकिन मैंने आपको उसमें बताया था कि जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं या मैरिज ब्यूरो होता है वो मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट नहीं होता। ये टॉपिक हमने कहां पढ़ा है? अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पढ़ा है, यूनिट 3 में। हमने यूनिट 3 में पढ़ा है
कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। उसमें हमने पढ़ा था कि मैरिज ब्रोकरेज के अग्रीमेंट क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि मैरिज ब्रोकरेज के अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, हमने पढ़ा था कि मैरिज ब्रोकरेज के अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। लेकिन ये मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट का एक्सेप्शन है, देयरफॉर दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पेपर में बस इतना लिख के आइए, अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं और वॉइड होते हैं, लेकिन मैरिज ब्यूरो उसका एक्सेप्शन है, देयरफॉर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगला पार्ट देखेंगे, भरत है जो भरत है अग्रीज विद जॉन टू सेल हिज व्हाइट बुल। भरत जॉन को बोल रहा है कि मैं तुझे व्हाइट बुल बेचूंगा। अननोन है, दोनों पार्टीज को पता नहीं है कि बुल वॉज डेड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, बुल मर चुका है, दोनों पार्टीज को पता नहीं है। इसमें दो प्रोविजन लग सकते हैं, कोई सा भी एक लगाया हो। सबसे पहली चीज ये बोल के आओगे कि अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये वॉइड अग्रीमेंट है। दो तरीके से वॉइड लिख सकते हो, या तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सर अग्रीमेंट बनाते वक्त ही बुल की डेथ हो गई थी तो अग्रीमेंट जब से बना तभी से वॉइड था, या इसमें एक और रीजन लिख सकते हो जो बहुत अच्छा रीजन है, बायलैटरल मिस्टेक। दोनों रीजन सही माने जाएंगे। आप लिखोगे दोनों पार्टी से मिस्टेक हुई है, एज बोथ पार्टीज वर नॉट अवेयर ऑफ डेथ ऑफ व्हाइट बुल, देयरफॉर दिस अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। बायलैटरल मिस्टेक होती है तो भी वॉइड एब इनिशियो होता है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी अननोन टू बोथ पार्टीज होती है तो भी अग्रीमेंट वॉइड होता है। तो अगर आप इसे बायलैटरल मिस्टेक से करोगे तो भी पेपर में सही माना जाएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी से करोगे तो भी सही माना जाएगा। अगले पार्ट पर आते हैं, ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार। याद है हमने पढ़ा था अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं। सेक्शन 27 का क्वेश्चन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो सेलर ऑफ गुडविल है उसके ऊपर बायर ऑफ गुडविल ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे। तो ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर 10 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन लोकल लिमिट। बोले मैं लोकल लिमिट में सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा, जब एज लॉन्ग एज, बोले जब तक तू सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, सिमिलर बिजनेस कर रहा है मैं नहीं करूंगा। तो देखो इसमें लॉ ये बोलता है कि जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वो लोकल लिमिट में लगाना, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाओगे स्पेसिफाइड टाइम के लिए लगाना। तो टाइम स्पेसिफाइड है, ऐसे थोड़ी बोला लाइफ टाइम ही नहीं करेगा, बोला जब तक तू कर रहा है तब तक मैं नहीं करूंगा। और एरिया भी फिक्स हो गया कि बोले लोकल लिमिट में नहीं करूंगा, मतलब लोकल लिमिट के बाहर जाके तो कर ही सकता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे पहले तो एक्सेप्शन लगाओगे सेल ऑफ गुडविल वाला, सेल ऑफ गुडविल वाला एक्सेप्शन लगाओगे, फिर आप बोलोगे कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है, और इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ऋषभ का ओमकार से वो वैलिड है। वॉइड नहीं बनेगा, वैलिड बनेगा, ध्यान रखिए। तो पहला वाला अग्रीमेंट वैलिड बना, दूसरा वाला वॉइड बना, तीसरा वाला फिर से क्या बना, वैलिड बना। लास्ट वाला पॉइंट है, उसमें भी देख लेते हैं क्या होगा। अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹2 lakh was agreed to be sold for just 25,000 by a person of unsound mind. सिंपल रीजन लिखोगे, सेक्शन 12 लगेगा। अगर यूनिट के हिसाब से चलना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट 3 लगेगी। आप बोलोगे कि अनसाउंड माइंड के बंदे में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप साउंड माइंड के होना जरूरी है। तो क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो ये अग्रीमेंट एक वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, ये वैलिड अग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। मतलब 2 अग्रीमेंट वैलिड हो गए और 2 वॉइड हो गए। बोलो आया? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट आया था, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ज्यादा टाइम मत लगाइएगा इन पार्ट्स में, 3-3 4 लाइनों में आंसर लिख के आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो पेपर छूटता है। आप लोग को क्या होगा, क्वेश्चन 1 से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में तो टाइम मैनेज करते नहीं है, उसमें 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगा देते हैं, फिर पूरे पेपर में परेशान होते हैं कि अरे हमारा तो पेपर छूट रहा है। अरे भैया स्मार्ट बनो, पहले क्वेश्चन से टाइम को मैनेज करो। आती है बात समझ में? जी सर, जी सर। ओ इतना बड़ा क्वेश्चन,
मैंने कहा था बड़ा क्वेश्चन होगा तो इजी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा क्वेश्चन आता है तो हार्ड आता है, पर ये इजी है ज्यादातर केस में, ज्यादातर केस में इजी है। ठीक है। हार्मोनी फाउंडेशन is a newly incorporated company focused on promoting education and healthcare service in rural area. The company is registered under Section 8. Section 8 में है, यानी हो गई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है सर। With a clear plan to reinvest all profits into its activities and a license has been accorded by central government. ये तो हमें पता ही है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है। अब तुम्हें याद है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता था अगर वो कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन करती थी, अगर वो सेक्शन 8 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करती थी, या वो अपने ऑब्जेक्ट्स का वायोलेशन करती थी, या प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट चलाई जाती थी, या फ्रॉडुलेंट मैनर में चलाई जाती थी। याद है? अब ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में होगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी अंडर सब्सटेंशियल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर्ड सम अमाउंट टू LMP एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फर्म है एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ हार्मोनी है। तो यहां पे एक प्रोविजन पहले लग गया। अगर आपने दिमाग लगाया हो, ये बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन गई है हार्मोनी फाउंडेशन की, तो पार्टनरशिप फर्म को मेंबर बनना अलाउड होता है। तो आप पेपर में बात लिख के आओगे, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। लेकिन यहां पर सेक्शन 8 कॉन्ट्रावीन हो गया। कॉन्ट्रावीन इसलिए हो गया कि कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट में शेयर दे दिया। प्रॉफिट में शेयर दे दिया मतलब डिविडेंड दे दिया। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी पे तो ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे और अपने प्रॉफिट को सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स में यूज करेंगे। तो इसने नॉट यूज किया, नॉट यूज प्रॉफिट्स फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपने सेक्शन 8 को कॉन्ट्रावीन कर दिया। सब्सिक्वेंटली कंपनी पे कंप्लेंट चली गई। Subsequently, on the complaint of one of the members, central government after giving an reasonable opportunity of being heard, वो तो देनी ही पड़ती है, directed the company to be wound up, valid है। सर याद करो, अगर कंपनी सेक्शन 8 को कॉन्ट्रावीन करती थी तो सीजी लाइसेंस को रिवोक करेगी, और लाइसेंस को रिवोक करके तीनों में से एक चीज करेगी, या तो कंपनी को अमालगामेट कराएगी, या वाइंड अप कराएगी, या पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराएगी। तो यहां वाइंड अप कर दिया, क्या दिक्कत है? ऑन द ग्राउंड दैट, ओ ये तो गलत किया तुमने। वाइंड अप किस ग्राउंड पे कर रही है? ऑन द ग्राउंड दैट फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। बोले ये ग्राउंड तो वैलिड नहीं है, दिस ग्राउंड इज नॉट वैलिड। बोले इस ग्राउंड पे तो वाइंड अप नहीं करा सकते थे क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो मेंबर बन सकती है, तो यहां से रिलेट हो गया। लेकिन एक और ग्राउंड है वाइंड अप कराने का, इस ग्राउंड पे भी वाइंड अप कराया कि इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू द फर्म, दिस ग्राउंड इज वैलिड। ये ग्राउंड वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अपने प्रॉफिट सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स में यूज करने होते हैं, आप किसी और को अपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अब पूछ रहा है एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर द ग्राउंड टेकन फॉर वाइंडिंग अप इज सफिशिएंट। तो आप बोलोगे ग्राउंड रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू मेंबर्स इज वैलिड एंड करेक्ट, बट पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, देयरफॉर दैट ग्राउंड इज नॉट वैलिड। तो बोले एक ग्राउंड गलत है और एक ग्राउंड सही है, दोनों बताने पड़ेंगे आपको। बोलो आया? बोलो आया? प्रोविजंस में क्या लिखोगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने की कंडीशन लिख दो, और ये लिख दो कि अगर इन कंडीशन को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो वाइंड अप कर सकते हैं। और एक बात ये लिख दो कि पार्टनरशिप फर्म को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मेंबर बनना अलाउड है। फैक्ट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन क्या लिखेंगे बताओ? बताओ। ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप
on the basis that firm cannot become a member, firm cannot become a member is not valid. बोले ये वाला ग्राउंड तो वैलिड नहीं है क्योंकि फर्म तो मेंबर बन सकती है. और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप, ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप on the basis that company transferred profits to firm is valid. बोलो आया? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ते हैं. तो अभी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आया, एक क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का आया. अब बी का सेकंड पार्ट है, ये भी कंपनीज एक्ट का ही है. जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अच्छी बात है. कितने डायरेक्टर्स है बेटा? 9 डायरेक्टर्स. ये जो क्वेश्चन है याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट. किसका प्रोविजन पढ़ाया है? प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, उसका है. याद है आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन के लिए क्या पास करना होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन. लेकिन अगर कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना सकती है देन पासिंग आ स्पेशल रेजोल्यूशन. इसी को क्या बोलते हैं? एंट्रेंचमेंट. याद है? एंट्रेंचमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ो. एंट्रेंचमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ो. एक सेकेंड रुक जाओ, बताता हूं. इसमें बेटा सेक्शन 5 लगेगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड. द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करंटली स्टेट that quorum for board meeting shall be 1/3 of total strength or 2 directors whichever is higher. आर्टिकल में लिखा है कोरम होगी. अब प्रॉब्लम क्या ही बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में पेपर में? फाउंडेशन लेवल पे हम ये नहीं सीखते कि कोरम क्या है. कोरम बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो मीटिंग में आने होते हैं. बट एक्चुअल में बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन कोरम का, इस क्वेश्चन के कोरम से कोई लेना देना ही नहीं. आप ये समझो आर्टिकल में कोई कोरम को लेकर XYZ प्रोविजन है. हाँ, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल टू स्पेसिफाई दैट कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 4 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर. मतलब पहले ये वाला प्रोविजन था ओल्ड, अब कंपनी ये नया बनाना चाहती है. मत दिमाग लगाओ ओल्ड क्या था न्यू क्या था, इसका क्वेश्चन ही नहीं है. कोरम हमारे सिलेबस में ही नहीं है. क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग, ले फालतू की रामायण लिखी. पूछ रहा है एंट्रेंचमेंट कैसे होगा? एडवाइज द कंपनी ऑन इंक्लूडिंग दिस एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन आर्टिकल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13. तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाना फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स. एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन आर्टिकल्स में डाले जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और आफ्टरवर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स डालने हैं तो पब्लिक कंपनी में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनी में हमें ऑल मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए. ये आ जाएगा. अब आगे पूछ रहा है वुड योर आंसर डिफर इफ द कंपनी वर अ पब्लिक कंपनी? यस. अभी तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में एंट्रेंचमेंट करने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड. तो आप लिखोगे एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स. अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो आंसर वुड हैव डिफर्ड, देन वी वुड हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू इंक्लूड प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल्स. आया? चलिए, तो अब अगर अपन देखेंगे तो पहले 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे. अब सी पार्ट जो आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में वेटेज के हिसाब से आप अपना आंसर लिख के आइए. मुझे लगता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए. सिंपल बताता हूं,
सेक्शन 30 का क्वेश्चन है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पूछ रहा है अगर माइनर को प्रॉफिट्स में एडमिट किया गया तो प्रॉफिट्स में एडमिट करने के बाद माइनर की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे माइनर की जिसको एडमिट किया गया प्रॉफिट्स में। तो इसमें आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना है सेक्शन 30 जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 2 में पढ़ा है। बोलिए आती है बात समझ में, नहीं आती है? ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ द पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 में यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। मैं तो खैर अभी सारे डिस्कस करूंगा, बट एग्जाम में यू आर सपोज टू अटेंड ओनली 4 क्वेश्चंस इन द सीक्वेंस ऑफ बेस्ट टू वर्स्ट। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बोर्ड पर देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, बोर्ड पर देखेंगे। अब एक ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को, करेंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्या है? MNO लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ electronic components entered into a contract on 1st August 23 with PQR Enterprise for sale of 1000 units of microchips। ठीक है भैया, माइक्रोचिप बेचने की बातें हो रही हैं, माइक्रोचिप बेचने की बातें हो रही हैं। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड माइक्रोचिप्स, ओ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड द माइक्रोचिप्स बाय सीरियल नंबर and confirm that they were in a deliverable state। तो स्पेसिफिक गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। सर देखो पहले ये समझो, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड द माइक्रोचिप्स बाय सीरियल नंबर। स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक तो आपको प्रोविजन में समझाने पड़ेगा एक लाइन में स्पेसिफिक गुड का डेफिनेशन, एंड ये डिलीवरेबल स्टेट में भी है, एंड ये डिलीवरेबल स्टेट में भी है। अब याद करो यूनिट 3 ऑफ सोगा वो ये बोलती है कि अगर सेक्शन 20 है वो ये बोलता है इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट देन ownership is transferred at the time of making contract। ownership is transferred at the time of making contract। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही मान लिया जाता है कि ओनरशिप क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, मतलब यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर मैं 1 अगस्त को मान लूंगा, मैं ओनरशिप ट्रांसफर 1 अगस्त को मान लूंगा। आती है बात समझ में? ये स्टोर हो गए MNO लिमिटेड के वेयर हाउस में। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट गुड्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर। डिलीवरी 1 सितंबर को होनी थी, ये डेट कोई काम की नहीं है क्योंकि ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट बना, तो कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त को ही बन चुका था। ठीक है, ऑन अगस्त 10 अ फ्लड अकर्ड, बाढ़ आ गई, डैमेज हो गया वेयर हाउस एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर स्टॉक ऑफ माइक्रोचिप। तो अब यहां पे एक और सेक्शन लग गया, सेक्शन 26, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ने से पहले पता है कि मेरे से क्या पूछेगा, मेरे से पूछेगा कि भैया जो लॉस हुआ क्योंकि चिप्स तो डिस्ट्रॉय हो गई, कौन बियर करेगा? बोले ओनरशिप 1 अगस्त को ही ट्रांसफर हो गई थी। सिंस risk follows ownership, buyer that is PQR Enterprises। भाई सेलर कौन था? MNO। बायर कौन है? PQR। तो बायर दैट इज PQR Enterprises is liable for the loss। समझ में आया? पूछना तो यही है लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ना एक बार। including 1000 chips intended for PQR Enterprise, examined with reference to provisions of Sale of Goods Act, who shall suffer the loss। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। who shall suffer the loss? बोले buyer will suffer the loss। बहुत बढ़िया बात है सर। अब अगला पार्ट क्या है सवाल में? अगला पार्ट क्या है सवाल में?
what will be your answer if microchips are not specifically identified and marked for PQR enterprise at the time of contract? तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। एप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बोल ही रहा है कि गुड्स तो सेलेक्ट ही नहीं हुए, यानी एप्रोप्रिएशन ही नहीं हुआ, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो इस केस में आप लिखोगे सिंस देयर इज नो एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई है, हेंस सेलर इज लायबल। अब की बार लॉस के लिए कौन लायबल होगा? सेलर इज लायबल, दैट इज MNO लिमिटेड। आ गया समझ में? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट ने सिचुएशन को चेंज किया। सेकंड पार्ट ये बोला कि अगर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई होती तो क्या होता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर इसलिए नहीं हुई क्योंकि गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड अपॉन नहीं है। तो सर अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब एप्रोप्रिएशन होता है। 3 लाइनों में आंसर लिखना, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बोलना इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर एप्रोप्रिएटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Since in the given case goods have not been appropriated, ownership has not been passed to buyer, therefore seller MNO Limited is liable for the loss। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए परचेजेज अ मोटरसाइकिल। ऐसा तो सेम क्वेश्चन हमने अभी रिसेंट में भी किया था। फ्रॉम बी, ए ने बी से खरीदा, याद है? ए ने बी से मोटरसाइकिल खरीदी एंड यूजेज इट फॉर सम टाइम। इट टर्न्स आउट दैट मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी टू ए। बी ने ए को बेची थी तो बी सेलर हुआ, ए बायर हुआ। मैं बार बार बोलता हूं, 1000 बार बोलता हूं, अगर सोगा का क्वेश्चन करोगे तो पहले ये समझ लो सेलर बायर कौन है, नहीं तो क्वेश्चन करने में परेशानी आती है। और कभी भी ए और बी से क्वेश्चन मत करो, सेलर और बायर से करो। तो इट टर्न्स आउट दैट मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी टू ए वाज स्टोलन वन। मतलब बी ने ए को एक मोटरसाइकिल बेची है चोरी की, सही बात है, एंड हैड टू बी रिटर्न टू राइटफुल ओनर। तो अब जो भी मोटरसाइकिल का ओनर रहेगा, ए को उसको मोटरसाइकिल क्या करनी पड़ गई? रिटर्न। ए ने केस कर दिया बी पे कि अरे चोर, तूने मेरे चोरी की मोटरसाइकिल बेचता है। ए ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट बी फॉर रिटर्न ऑफ प्राइस। विल ही सक्सीड? एग्जामिन विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहां पे प्रोविजन आएगा सेक्शन अगेन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट 3, नीमो दैट कॉड नॉन हैबिट। एक तो ये, बट उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, मेरे हिसाब से आपको सीधे सेक्शन 14 एक्सप्लेन करना चाहिए यूनिट 2 का, ब्रीच ऑफ कंडीशन S2 टाइटल। सबसे पहली कंडीशन ही हमने ये पढ़ी थी, सेलर ने जब ए बायर को मोटरसाइकिल बेची तो मोटरसाइकिल डिफेक्टिव थी, यानी सेलर का गुड्स पे टाइटल डिफेक्टिव था। तो लॉ बोला अगर सेलर का गुड्स पे टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो बायर कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए? In the given case, seller, Mr. A, has breached condition S2 title of goods.
therefore buyer, therefore buyer Mr. B can rescind the contract, therefore buyer Mr. A, उल्टा लिख दिया मैंने, करेक्शन कर रहा हूं, इन द गिवन केस seller Mr. B has breached the condition as to title of goods, therefore buyer Mr. A can rescind the contract, claim damages and also recover the price, and also recover the price. अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, फैक्ट ज़्यादा मत लिखिए, फटाफट से एक अच्छा आंसर फ्रेम कीजिए और आगे चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आया लेकिन वेटेज बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं बता देता हूं उसमें क्या क्या बातें आपको एग्जाम में लिखकर आनी चाहिए। राइट इन ब्रीफ द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल, कंटेंट बताना है, तो कंटेंट में सेक्शन 5 आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर मॉडल पूछ रहा है, मॉडल में टेबल F G H I और J के बारे में लिखना पड़ेगा, ऑफ शेड्यूल 1, ऑफ शेड्यूल 1, प्लस मेरे हिसाब से यहां पे आपको एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन भी साथ में समझा के आने चाहिए, प्लस मैंने आपको यह भी बताया था मॉडल आर्टिकल्स मैंडेटरी नहीं होते हैं, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी प्रोविजंस ऑफ मॉडल आर्टिकल, प्लस मुझे ऐसा लगता है आपको यहां पर डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स भी लिखनी चाहिए, लुकिंग एट द वेटेज ऑफ क्वेश्चन। तो सेक्शन 5 पूरा समझाइए, हमने बहुत अच्छे से अपने नोट्स में दिया हुआ है ये सेक्शन। एंट्रेंचमेंट पूरा समझाइए, मॉडल आर्टिकल टेबल F G H I J की पूरी एक टेबल बना रखी है मैंने नोट्स में, वो लिख के आइए। ये लिख के आइए कि मॉडल आर्टिकल्स मैंडेटरी नहीं होते, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मॉडल आर्टिकल, प्लस मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स भी लिखनी चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन में 7 मार्क्स चाहिए तो बोल रहा है राइट इन ब्रीफ द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ द आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इट्स अकाउंट एंड ऑडिट, ठीक है। कुल मिला के कंपनी का पूरा मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल्स, तो आर्टिकल से रिलेटेड ये सारी बातें आपको लिखनी है। अगर आप सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने बोर्ड पर लिख के दी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। एक ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये जो क्वेश्चन है सेक्शन 11 का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑफ LLP एक्ट 2008, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन सेक्शन 11 में अगर आप जाके देखोगे तो हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था LLP को बनाने के लिए 2 या मोर पर्सन्स चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस चाहिए, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए, और जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे रजिस्ट्रार को फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP तो साथ में आपको सबमिट करना पड़ेगा एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में LLP का नाम आएगा, प्रपोज बिजनेस आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा, प्लस साथ में एक स्टेटमेंट जाएगा मेड बाय एडवोकेट CS CA कॉस्ट अकाउंटेंट दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। ये पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, मेरे हिसाब से 6 नंबर का सवाल है। फिर भी एक बार सवाल पढ़ते हैं क्या है, सवाल पढ़ते हैं क्या है। डायना एंड भारती न्यूली क्वालिफाइड CA हैं, विश टू फॉर्म अ LLP टू प्रोवाइड देयर प्रोफेशनल सर्विस। LLP बनाना चाह रहे डायना और भारती मिलके, CA हमसे एडवाइस मांग रहा है, बताओ क्या फायदा है CA होने का। हम तो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं,
फाउंडेशन के स्टूडेंट से बोला जा रहा है भैया सीए का एडवाइस करो, ये तो वही वाली बात हो गई, तुम्हें बोला जा रहा है मुझे एडवाइस करो। समझ में आ रही है बात? तो पता नहीं इंस्टीट्यूट ने ऐसा सवाल क्यों बनाया, शायद फील आया होगा। दे सीक इंफॉर्मेशन, हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, फाउंडेशन के बच्चे से इंफॉर्मेशन सीए मांग रहा है अबाउट प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, पूरा लिख दो, 6 नंबर की सवाल है, 6 नंबर की सवाल है। लिखो 2 or more persons may form an LLP for a lawful business with a view to earn profit. The incorporation document shall be filed with registrar which shall contain details. Detail मैंने बता दी। Additionally, they want to know whether the statement filed along with incorporation serves as, बोल रहा है जो स्टेटमेंट हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल किया, क्या वो एविडेंस है? क्या ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करी हैं? बोले जो हमने स्टेटमेंट सबमिट किया, क्या वो इस बात का एविडेंस है? क्या हमने ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी है? अरे बिल्कुल है, अरे बिल्कुल है। स्टेटमेंट में लिखा ही ये जा रहा है कि वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है जो स्टेटमेंट फाइल किया, क्वेश्चन पूछ रहा है जो स्टेटमेंट फाइल किया, क्या वो इस बात का एविडेंस है क्या कि कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? बोले आप बिल्कुल है, बोले साहब बिल्कुल है, कोई शक ही मत रखना। तो इज इट एन एविडेंस दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद? यस इट इज एन एविडेंस दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। यस इट इज एन एविडेंस। बोलो आ पा रहा है नहीं आ पा रहा? कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल सर कर लेंगे। तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। हमें तो आ गया सर, आप अपना देख लो। हमें तो आ गया सर, बाकी आप लोग मुझे एडवाइस करो, बताओ ठीक किया मैंने? इंस्टीट्यूट ने तो बोला यार बच्चे एडवाइस करेंगे सीए को, तो आप करो एडवाइस। आया ठीक ठाक? बिल्कुल आया सर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है। PQR, अरे जहां भी मेरे को PQR नजर आएगा ना, मेरे को फील यही आना है कि फर्म का सवाल आ रहा है। और बिल्कुल भी हार्ड सवाल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। PQR एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में पार्टनर है इन कंस्ट्रक्शन फर्म, फर्म का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। P बाय सीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म फ्रॉम D। P ने फर्म के बिहाफ पे D से सीमेंट खरीद लिया। D कौन हो गई? थर्ड पार्टी हो गई। सीमेंट इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी तक मुझे इतना पढ़ के अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, बट शायद समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्दी। अब P ने कर ली बदमाशी। P यूजेस द सीमेंट फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब उसने बिजनेस में जो सीमेंट खरीदा तो फर्म के लिए था, सीमेंट खरीदा तो फर्म के लिए था, पर ले अपने पर्सनल यूज में लिया। अच्छी बात है। द सप्लायर डू, डी को तो पता नहीं, हु इज अनअवेयर ऑफ द प्राइवेट यूज ऑफ सीमेंट बाय बी क्लेम्स द प्राइस फ्रॉम द फर्म। फर्म से कह रहा है भैया पैसा दो। फर्म बोल रही ना हम क्यों दें। द फर्म refuses to pay for the price on the ground that the cement was, बोले हमें मिला ही नहीं, हम क्यों पैसा दें। Referring to the provision of partnership act, answer the following: whether the firm's contention is tenable, tenable माने valid, no। फर्म का कंटेंशन वैलिड नहीं है, फर्म को पैसा देना पड़ेगा। रीजन कहां से आएगा? अभी अभी मैंने रिसेंट में तुम्हें रिवाइज कराया था। यूनिट 2 अगर आप निकालते हो ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पे सेक्शन है 25, लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। वो बोलता है फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टीज। बोले फर्म थर्ड पार्टीज के प्रति लायबल मानी जाएगी अगर एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, जो कि क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, आप पढ़ लो चाहो तो, प्लस पार्टनर ने जो एक्ट किया वो विद इन अथॉरिटी हो। तो आप सब जानते हैं पार्टनर कोई अथॉरिटी होती है
कि वो फर्म के भी यहाँ पर गुड्स खरीद सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें चाहो तो प्रोविजन में एक पॉइंट और लिख सकते हो कि पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड अ पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोविजन में म्यूचुअल एजेंसी और सेक्शन 25 आना चाहिए। फिर आप बोलोगे फर्म का कंटेंशन वैलिड नहीं है। फर्म क्या बोल रही थी कि हम तो पैसे नहीं देंगे, बोले हमें तो सीमेंट नहीं मिला, तो आप बोलोगे फर्म का कंटेंशन वैलिड नहीं है। फर्म इज लायबल टू पे फॉर सीमेंट, बोले फर्म लायबल है सीमेंट को पे करने के लिए। बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे कि फर्म लायबल है, ठीक है, वैलिड नहीं है। रीजन क्या लिखोगे? बोले पार्टनर ने जो एक्ट किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया एंड विद अथॉरिटी किया है, तो फर्म इज लायबल टू मिस्टर डी फॉर द पेमेंट ऑफ सीमेंट। बोलो आया? बिल्कुल सर आया। आगे पूछ रहा है, आगे चलते हैं। अगला पार्ट पूछ रहा है। अब अगला पार्ट बहुत अच्छा है, इसमें भी अपने को थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा, लेकिन यार अगला पार्ट भी अपने पढ़ा ही है, ऐसा नहीं है कि हमने अगला पार्ट नहीं पढ़ा है, अगला पार्ट भी हमने पढ़ा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ आ पार्ट ऑफ सीमेंट सो परचेज बाय पी वॉज डिलीवर्ड टू द फर्म बाय हिम। मतलब उसने आधा सीमेंट तो फर्म को दे दिया होगा एंड बचा हुआ चोरी कर लिया, प्राइवेट यूज में ले लिया, अबाउट विच ना फर्म को बताया ना पार्टनर। अरे तूने आधा दिया, पूरा ही नहीं दिया, क्या फर्क पड़ रहा है साहब? अगर एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है और पार्टनर की अथॉरिटी में है तो फर्म लायबल है। तो आप बोलोगे फर्म पूरे सीमेंट का पेमेंट करने के लिए लायबल है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आधा सीमेंट फर्म को दिया और आधा प्राइवेट यूज में लिया। बच्चे क्या गलती कराते हैं, बोले अच्छा आधा तो फर्म को दे दिया, तो बोले आधे सीमेंट के लिए फर्म लायबल है। अच्छा आधा तो नहीं दिया, उसके लिए नहीं है। अरे नहीं सर, पार्टनर ने जो काम अपनी अथॉरिटी में रहकर किया है, चाहे वो रॉन्गफुली क्यों ना हो, पूरी फर्म लायबल है। तो आप बोलोगे फर्म इज लायबल टू पे फॉर होल सीमेंट। इससे मतलब नहीं है कि आपने पार्ट सीमेंट को फर्म के बिजनेस में यूज किया और पार्ट सीमेंट को प्राइवेट यूज में लिया। पूरे के पूरे सीमेंट के लिए फर्म लायबल टू पे है, क्योंकि जो एक्ट हुआ वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ और विद इन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हुआ। मुझे कैसे पता चला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ? क्योंकि फर्म कंस्ट्रक्शन फर्म है और कंस्ट्रक्शन फर्म अगर सीमेंट खरीदेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। बताइए क्लियर है? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर कर लिया बेटा हमने? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कर लिया जो पेपर में 7 मार्क्स का पूछा गया है। डन। आगे देखिए, बड़ा इजी है। हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, क्लॉज 72 पढ़ा था, जिसमें डेफिनेशन है ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वहां से हमको ये क्वेश्चन करना है। अब हमें पूरा क्वेश्चन बना के दे रखा है और पूरा क्वेश्चन बना के पूछ रहा है कि क्या इसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने। याद करो, किसी भी इंस्टीट्यूट को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानने की 2 कंडीशन होती थी। एक तो उसको बनाने के लिए कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट बनाओ एंड उसकी 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी के पास हो या एसजी के पास हो या दोनों के पास मिला करो। याद आया? क्या बोल रहा था? एक्सट्रैक्ट ऑफ मेजर शेयर होल्डर्स होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन रूरल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड आर एज फॉलो। सीजी के पास 26 है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास 18% है,
स्टेट ऑफ तमिलनाडु यानी अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास 24 है। 26 प्लस 18 प्लस 24 कितना परसेंट हो रहा है? कितना परसेंट हो रहा है? 68% हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई कि 51% कैपिटल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, वो तो है। वेदर द कंपनी वुड बी कंसिडर्ड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप बोलोगे इट कैन बी कंसिडर्ड पीएफआई if it is established under सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। बोले इसको पीएफआई मान तो सकते हैं, लेकिन तभी मानेंगे जब इसको बनाने के लिए कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट बनाओ। बोलो आया? कंडीशनल आंसर लिखो कि बोले हाँ मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 51% कैपिटल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, लेकिन इट शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। क्लियर हुआ? आगे पूछ रहा है वेदर इट इज मैंडेटरी टू हैव अ कॉमन सील फॉर द कंपनी। नो, नहीं है। क्या कॉमन सील मैंडेटरी होती है? नहीं होती। आप लिखेंगे एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। इफ नॉट, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल? अब व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल में बच्चे अटक जाते हैं, तो पूछ रहा है व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर कॉमन सील नहीं होती है तो याद रखना, कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनेगा तो कॉमन सील लगाएंगे। कॉमन सील नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन करेगा। याद है? नहीं पढ़ा हुआ? याद है ये। और अगर सीएस भी नहीं है और सीएस भी नहीं है तो इट विल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। क्लियर है? वैसे भी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आपके अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी वैसे इन जनरल आना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम आसानी से कर सकते हो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट 6 पॉइंट्स। व्हाट आर द अग्रीमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सप्लेन 6 अग्रीमेंट। तो एक तो ट्रेडिंग विद एनिमी, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसमें अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में था एक तो ट्रेडिंग विद एनिमी, वो लिखाओ। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन लिखकर आ सकते हो। इंटरफेरेंस विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस लिखकर आ सकते हो। मोनोपोली अग्रीमेंट लिखकर आ सकते हो। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट लिखकर आ सकते हो। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी लिखकर आ सकते हो। ट्रेडिंग इन पब्लिक ऑफिस, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल लिखकर आ सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लिख सकते हो, पर पूछे 6 ही लिखना, अननेसेसरी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाएंगे सर? ये तो डायरेक्ट सवाल है। आगे देखते हैं। अब सर आया क्वेश्चन नंबर 4। अब आया सर क्वेश्चन नंबर 4। देखना, पहले बताओ यहां तक आया? यहां तक आया थोड़ा बहुत? यस सर आया ना, क्यों नहीं आया? तो आप पहले समझिए, सीए के पेपर का लेवल इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है। सीए के पेपर का लेवल इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है। अभी तक अब आप देखेंगे तो कितने सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आते हैं। तो अगर हमें काफ़ी कुछ लर्न है तो हम लिख कर आ सकते हैं। कोई टॉपिक समझा हुआ है, मान लो लीगल लैंग्वेज नहीं याद आ रही पर समझा हुआ है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख कर आइए और टारगेट बनाइए पूरा पेपर करने का। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, जितना आता है उतना लिख कर आइए। क्या पता थोड़ा बहुत भी आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो तो हमें थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाए। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है साहब, सब जानते हैं ये बात। 50 का घड़ा बढ़ जाए मज़ा आ जाए, 60 का घड़ा बढ़ जाए बहुत मज़ा आ जाए, 70 का घड़ा बढ़ जाए तो गंगा नहाए। ठीक है साहब, 80 का घड़ा भरेगा तो आप मेरे को पार्टी दोगे। ठीक है, आओ। एबीसी बोल रहा हाँ हम तो दे देंगे, आप भरवा दो घड़ा है। एबीसी 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 एबीसी। अच्छा, मेरे को था ना वो क्लिक हो गया। याद है वो एक क्वेश्चन था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का, याद है? बच्चों को लगता है इसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट लगा दें,
नहीं लगेगा सर। सर ये क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस का, पर ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। अगर तुम जाके देखोगे ना नोट्स में, सेम एग्जाम्पल बना रखा है मैंने बट विद अ डिफरेंट अमाउंट। और वो जो एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि इस बैच में पेपर में क्वेश्चन आ गया तब मैंने आपको पढ़ाया, रिकॉर्डिंग में भी सेम एग्जाम्पल है प्रभु, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो तो ABC जॉइंटली प्रॉमिस डी, तीनों ने मिलकर कहा, तो भैया अपने को तो बचपन से याद है साहब, इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, सारे मिलकर भी लायबल होते हैं और किसी एक जने से भी पूरा पैसा लिया जा सकता है। सम ऑफ 6000, अच्छी बात है। एग्जामिनिंग कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ ICA कैन डी कंपेल एनी ऑफ थ्री पार्टीज, एनी ऑफ थ्री मतलब किसी एक को बोल सकता है क्या, एनी को, टू पे हिम 6000, यस। आप आंसर लिखोगे एज पर सेक्शन 43, एज पर सेक्शन 43 liability of joint promisors is joint and separate. Promisee can compel any one of them to perform the whole promise. Therefore, Mr. D can compel any one of them to pay the whole amount. अब बोल रहा है C को बोल दिया बेटा तू पूरा दे, C is compelled to pay the whole amount to D. Can he recover anything from A and B? Where one of the promisees is compelled to pay whole amount, he can recover equal contribution from other. C can recover rupees 2000 each from A and B. याद आया, याद आया, 2000 A से ले लेगा, 2000 B से ले लेगा। पूछ रहा है A इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे, A कुछ भी नहीं दे रहा, तो लॉ बोला अगर एक बंदा कुछ भी पेमेंट नहीं दे पाता है तो उसका लॉस बाकी लोग इक्वल इक्वल बियर करेंगे। तो अभी A तो कुछ ही नहीं दे रहा, तो पूरा 6000 B और C को देना पड़ेगा। तो चलो C अपना 3000 दे देगा एंड C कैन रिकवर रुपीज 3000 फ्रॉम B। बोलो आया, बोलो आया, कर तो लेंगे। ये बड़ा इजी है, इसमें मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। सेक्शन 117 एक्सप्लेन होगा ऑफ NI एक्ट 1881, मैंने नोट्स में डायरेक्ट लिखा रखा है, रीड करने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है। प्लीज राइट दैट आंसर, यू विल गेट योर मार्क्स। आगे आइए, आगे आइए, ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम की हायरार्की पूछ रहा है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की हायरार्की पूछ रहा है। यू आर सपोज टू एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हायरार्की, हायरार्की हो गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आती है बात समझ में? ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक बेसिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। किसी ने अगर आपने नहीं भी बाय चांस पढ़ा है कि अरे छोड़ देते हैं ये नहीं आता, एक ऊपर ऊपर से रीडिंग कर लो, लड्डू चाप क्वेश्चन आएगा, लड्डू साप आंसर होता है। ऊपर ऊपर से रीडिंग कर लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। व्हाट इज लॉ, लॉ कैसे बनता है, टाइप ऑफ लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइए। एक फिक्स क्वेश्चन 6 नंबर का हर अटेम्प्ट में आ रहा है। कई बच्चे सोचते हैं ऑप्शन में निकाल देंगे, निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखते ही देखते हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए और अभी तक एक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आया कि बहुत ही कुछ हाई फाई आ गया। नहीं, देखो आज आप बोलोगे अरे सर आप तो करा रहे हो, आसानी से हो जाएगा, बट आप सोचो कि आप खुद भी तो जब यहाँ सामने बैठे हो तो शायद आंसर थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि मैं करा रहा हूँ इसलिए हो रहा है, मेरे को तो कराना ही है, मेरे को तो आता ही है, नहीं तो मैंने जो इतनी सारी डिग्री इकट्ठी करी है इनको इकट्ठा करने का फायदा नहीं हो पाएगा ना साहब। तो मुझे तो आना है, बट मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि यू कैन ऑल्सो इजीली सॉल्व द पेपर। मैंने क्या कहा, पेपर का लेवल इजी आ जाए तो किस्मत, टफ आ जाए तो भी किस्मत, बट नॉर्मली मीडियम आता है। जस्ट लाइक RTP, दिस पेपर इज देयर। इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स अ मिक्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आर इजियर टू सॉल्व,
प्रोवाइडेड यू हैव लर्न द थ्योरी। एंड हमें थ्योरी लर्न नहीं है बट दिमाग तेज चलता है साहब। बोले हमारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, तो फिर भैया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर इजियर फॉर यू। क्यों? जतिन शर्मा, जतिन लाल, जतिन कुमार द नेक्स्ट सुपरस्टार। आइए आइए, ठीक है, आइए। द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे, बायर। बायर होते ही ना मेरे मन में आ जाता है सोगा सोगा। बायर आया सोगा आया, सेलर आया सोगा आया, PQR ABC आया तो नॉर्मली पार्टनरशिप आती है, नॉर्मली, कभी कभी कुछ और हो सकता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन पुणे, बायर है ये, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर वेरियस केमिकल्स, केमिकल खरीद रही है, केमिकल खरीद रही है फ्रॉम सप्लायर इन दिल्ली, सप्लायर इन दिल्ली, फ्रॉम अ सप्लायर इन दिल्ली। सप्लायर बैठा है दिल्ली में, मतलब सेलर दिल्ली में है, हम पुणे में हैं। द बायर मेड फुल एडवांस पेमेंट, बायर कितना अच्छा है, पूरा पैसा दे रहा है। एंड सेलर डिस्पैच द कंसाइनमेंट वाया कुरियर ऑफ हिज ओन चॉइस, उसने माल रास्ते में डाल दिया। मुझे याद है मैंने सोगा में पढ़ाया था कि अगर गुड्स कैरियर को दे देते हैं तो जैसे ही कैरियर को दे देते हैं बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एंड गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ बायर। याद है वो बात? वो बात याद है, पढ़ाया था मैंने। कहाँ पढ़ाया था सर? सेक्शन बता दो तो दिल को ठंडक पड़ जाए। सेक्शन बता दो। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाली जगह पढ़ाया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स वाले में पढ़ाया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्यूचर गुड्स या अनसर्टेन गुड्स में पढ़ाया था। चलो देख के बताओ ये प्रोविजन कहाँ पढ़ाया, चलो देख के बताओ, अरे सेक्शन देख के बताओ। यूनिट नंबर 3 में है, आंसर ही बोल देता हूं अब तो, मैं तुमसे ढूंढा नहीं जा रहा। सेक्शन नंबर 23 है। अरे 23 है क्या? देखो, अरे देखो, मेरे को इस पे विश्वास नहीं है, देखो ना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्यूचर गुड्स और अनसर्टेन गुड्स, हाँ 23 है, तुम देखते रहना। आओ, बोर कर दिया मेरे को, बोर हो गया मैं, अभी नहीं वेट करूंगा। यूनिट नंबर 3 है ऑफ सोगा सोगा। तो अभी आप क्या बोलोगे? देखो पहले तो इसमें प्रोविजन में पूरा सेक्शन नंबर 23 आप एक्सप्लेन कीजिए, पूरा सेक्शन नंबर 23 आप एक्सप्लेन कीजिए। तुम भूल जाते हो। 24 में वो है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, और 25 में सेलर रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अब यहाँ लिखा है विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर ये लिख देता तो यहाँ मैं सेक्शन 23 की जगह 25 लगा रहा होता। समझ गए? तो सेलर ने गुड्स कुरियर को दे दिए। सेलर कौन है? दिल्ली का है। बायर कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे। ये साइंस वाले दिमाग ज्यादा लगाते हैं, नेता लगते हैं। द कंसाइनमेंट वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट, उनको पता नहीं कॉमर्स वाले उनके बाप है, मैंने नहीं बोला ऐसा, सॉरी। द कंसाइनमेंट वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड नाउ क्या क्या नो कुशल वॉज हार्म्ड, राइट, वॉट एवर द कुशल में भी अरे आप ऑनलाइन वाले सोच रहे हो सर ये क्या जोक है, तो कुशल साइंस बैकग्राउंड का है। सो बाकी कॉमर्स के जो बच्चे बैठे हैं वो बोल रहे हैं नो कुशल वॉज हार्म्ड, ठीक है, नो कुशल वॉज हार्म्ड एंड नो many other science students are there who converted into commerce in this batch and you were also not harmed. The consignment was lost in transit, खो गया तो बायर रो गया क्योंकि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, लॉस कौन बेयर करेगा? बायर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। द कंसाइनमेंट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट, नाउ बायर सीक्स टू रिफंड प्राइस। कौन ही मिले भाइयों? ना, नहीं मिले। With reference to provision of SOGA, assess the validity of claim for buyer's refund, not valid. See, आपको प्रोविजन में सेक्शन 23 समझाना है और आपको समझाना है, देखो सेक्शन 23 के अलावा आई ऑल्सो बिलीव कि आपको यहाँ पे सेक्शन 26 भी लिखना चाहिए जो बोलता है रिस्क फॉलोज ओनरशिप। और आपको बताना पड़ेगा कि व्हेन ओनरशिप of goods is passed on to the buyer, goods will be at the risk of buyer, therefore the Institute of Science Pune cannot claim refund of price. और ownership क्यों transfer हुई है? Because as per section 23 when goods are delivered to
carrier for transportation to buyer, then ownership will be transferred on the day when goods are delivered to carrier. आया? कर लोगे बेटा? बताओ. ऐसे मत करो बेटा, बताओ मुझे. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी तो थोड़ी करो. सोचो, सारी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं, क्वेश्चन भी मैं ही पढ़ रहा हूं, आंसर भी मैं ही लिख रहा हूं, प्रोविजन भी मैं ही बता रहा हूं. एक सेक्शन तुम्हें देखने बोला था, उसको देखने में भी तुमने 450 दिन लगा दिए. ठीक है, इतने निकम्मे हो तुम. ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है. आओ आओ, मैं उतना आदर्श नहीं हूं जितना ये क्वेश्चन आदर्श है. बातें मत करो. आदर्श विजिटेड, याद है वो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी. गुड्स बेचो तो मर्चेंटेबल कंडीशन में होने चाहिए. पढ़ते हैं क्वेश्चन, आराम से धीरे धीरे चलते हैं. इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी इजी. आदर्श विजिटेड ऑथोराइज कार शोरूम. आदर्श यहां पे बायर रहने वाला है, शोरूम यहां पे सेलर लेने वाला है. अब दिमाग लगाओ, जिसका कार का शोरूम ही है वो तो डीलर ऑफ गुड्स हो गया. एंड परचेज्ड अ कार, आकाश गाड़ी खरीद रहा है ऑफ हिज चॉइस विदाउट कंडक्टिंग अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन. उसने डिटेल्ड मतलब इंस्पेक्शन किया होगा, डिटेल में नहीं किया. ठीक है. आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ कार, पेमेंट भी कर दिया, डिलीवरी भी ले ली. He discovered a defect in the engine that could not have been detected even with a reasonable inspection. ऐसा डिफेक्ट मिला जो रीजनेबल इंस्पेक्शन से पता नहीं चल रहा था, लेटेंट डिफेक्ट. यहां पे तो कई सारे प्रोविजन लगा सकते हो आप. मर्चेंटेबिलिटी के अलावा भी मैं कर सकता हूं इसको. विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सोगा, वेदर आदर्श कैन इन्वोक द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी. क्वेश्चन ने बोला उससे करो, इसलिए मैं उससे कर रहा हूं, मर्चेंटेबिलिटी से. नहीं तो मैं तो इसको कीविएट एम्प्टर से भी कर सकता था. कीविएट एम्प्टर बोलता था लेट द बायर बिवेयर, और उसका एक एक्सेप्शन था लेटेंट डिफेक्ट. मैं तो वहां से भी कर सकता था, पर मैं कर इसलिए नहीं रहा, इन्होंने बोला मर्चेंटेबिलिटी से करो. एंड रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डिफेक्ट इन कार. यस, आप बोलोगे वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन एंड बाय अ पर्सन हु इज अ डीलर इन दोज गुड्स, there is an implied condition of merchantability. As per condition of merchantability, goods should be free from, goods should be free from, goods should be free from latent defect. फिर आप लिख दोगे since in the given case car has a latent defect, there is a breach of, there is a breach of condition of merchantability. Hence buyer can rescind the contract and claim damages. बोलो आया? इजी है? नहीं आया समझ में क्वेश्चन? आ गया? अब जाके देखो कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी में हमने लिखा हुआ है कि मर्चेंटेबिलिटी में ये चीज होती है कि गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट. क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? बढ़ सकता हूं आगे. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पूछ रहा है. यूनिट 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 28 एक्सप्लेन हो जाएगा. और नॉमिनल पार्टनर पूछ रहा है. पार्टनर फॉर नेम सेक ओनली, डज नॉट इन्वेस्ट एनी कैपिटल, इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स, बट he will be liable to third parties for the liabilities of the firm. क्लियर है? अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है. पढ़ देता हूं. सारे क्वेश्चन अब तो डायरेक्ट ही हैं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अकर बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, सही बात है, विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स, वाइल कंपल्सरी डिसोल्यूशन रिक्वायर्स एन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेलिवेंट प्रोविजन. तो इसमें आपको बेसिकली कंपल्सरी डिसोल्यूशन के सारे केसेस बताने. बोले बिल्कुल ट्रू है. फर्म कैन बी डिसॉल्व विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. देखो भैया, अब इस क्वेश्चन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी लिख रहा है और ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी लिख रहा है. मिक्स सिग्नल दे रहा है ये. मेरे हिसाब से कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विच इज सेक्शन 41. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? वेयर एनी इवेंट अकर्स
which makes the business of firm unlawful, or in case of death of all but one or all the partners of the firm. इन्होंने क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन के साथ बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी लिख दिया, तो थोड़े बहुत केसेस ऑर्डर ऑफ कोर्ट के भी बता सकते हो. ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्या क्या केसेस थे? पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मिसकंडक्ट बाय अ पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म बाय पार्टनर, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और उसके अलावा म्यूचुअल अग्रीमेंट से भी लिख सकते हो कि फर्म डिसॉल्व हो सकती है सेक्शन 40 में. कर लोगे? वेटेज 3 नंबर का है, ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, एकदम थोड़ा थोड़ा. और आखिरी थ्योरी क्वेश्चन आता है, वेरी इजी. ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखो यही क्वेश्चंस हैं जो पास कराएंगे 4, 3 और 6 अगर आपको थ्योरी लर्न है. When a contract is said to be induced by undue influence, बोले कब कहेंगे undue influence हुई है? डिफाइन कर देना undue influence को. When a party is deemed to be in position to dominate will of another, कब मानते हैं कि डोमिनेट कर पाएंगे? रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी है, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी है एक केस, एक एक लाइन में समझाया ना. फिड्यूशियरी रिलेशन है 2 केस, मेंटल डिस्ट्रेस है, मेंटल डिस्ट्रेस है 3 केस, और एक अनकॉन्शनेबल बार्गेन है 4 केस. कर पाओगे क्या? जी सर जरूर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे. तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5. अरे सर ऐसा लग रहा है कि ये तो होने वाला है. पहले डायरेक्ट कर लें क्या? क्यों कर लें, क्यों कर लें? यस क्या होता है? इजी रास्ते से क्यों जाते हो? मुश्किल राह पे चलेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी भैया. खतरों के खिलाड़ी बनना है. सीए आ गए, सीए करने आ गए, वैसे ही बन गए सर खतरों के खिलाड़ी तो हम. ठीक है. अच्छा अब सर एक ये सवाल है, नेगोशिएबल एक्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है. ठीक है. अच्छा तुम्हें याद है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता था नेगोशिएबल एक्ट में? देख के बताना इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का. अरे तू देख तो ले जो मैं बोल रहा हूं. इनकम्प्लीट, तू आदमी इनकम्प्लीट है बेटा. इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन बताओ मेरे को. 20. यस वेरी गुड. पहली बार एक बार में जवाब आया, दिल खुश हो गया भैया हमारा. याद है? अरे याद है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था कि आपको इंस्ट्रूमेंट को साइन करना होता था, स्टैंप करना होता था, डिलीवर करना होता था, साइन करना होता था, डिलीवर करना होता था, और स्टैंप लगानी होती थी, वेदर होलली और पार्शियली ब्लैंक. अब इसमें रूल था कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो एंटायर अमाउंट रिकवर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट का, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय स्टैम्प. याद है? याद है जो मैंने एग्जाम्पल बनाया ना नोट्स में, वो क्वेश्चन है डिट्टो एक्सेप्ट डिफरेंट अमाउंट्स. अगेन पेपर बाद में आया था, मैं ये पहले बता दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग की डेट देख लेना जाके, पेपर बाद में आया था. समझ गए? तो इसलिए मैं बोलता हूं क्लास में जितने भी मैं डायग्राम्स बनाता हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसमें मेरा कोई अच्छा ही है, मेरे को उन सब चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता. मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दें. जो क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल बनाए हैं, दे आर एज गुड एज केस स्टडीज. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम वेल, यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पेपर वेल. ठीक है. बाकी एक आधा क्वेश्चन तो देखो पेपर में अटक सकता है, उससे घबराना नहीं होता. ठीक है. मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. डरना नहीं है, जो होगा बढ़िया होगा. 50 नंबर ना आने नॉट अ बिग डील. अरे 12th में 97%, 95% हम लाके बैठे हैं, कहाँ डर रहे हैं यार इस पेपर से? क्या 50% नहीं आएगी? 12th में 80-85 तो ले ही आता है आदमी, तो यहाँ 50 भी ले आएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई? बताओ निहारिका सही बोल रहा हूँ? जी सर आप तो सही बोलते हो. हाँ थका दिया. अंजलि परचेज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, लिपस्टिक ली है बेटा 15,000 की, बोले सुंदर लगूंगी.
ड्यूरिंग द लास्ट वीक फ्रॉम सुशील अ शॉपकीपर फॉर 1 month. क्रेडिट 1 महीने का मिला है. आफ्टर अ फोर्टनाइट इज अ पीरियड ऑफ 2 week. शी मेक्स अ ब्लैंक प्रोमिसरी नोट. अंजलि प्रोमिसर हो गई, ये प्रोमिसरी नोट बना रही है, ये मेकर हो गई. प्रोमिसरी नोट पे प्राइमरी लायबिलिटी मेकर की होती है. साइन कर दिया, एक कंडीशन पूरी हो गई. डिलीवर कर दिया, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई. किसको साइन एंड डिलीवर कर दिया? सुशील को. सुशील ने मनीष को दे दिया, तो अभी होल्डर कौन है? मनीष. ओह, होल्डर इन ड्यू कोर्स से ले ले, पूरा पैसा ले ले, तू ले ले यार. फिल्ड अप द अमाउंट ड्यू 17,000 फ्रॉम सुशील एंड एन मेच्योरिटी अंजलि को दे गया अंजलि के पास. भाई अंजलि के पास ही जाएगा, प्राइमरी लायबिलिटी तो उसकी है. तो मनीष पैसा मांगने किससे जा रहा है? अंजलि से. बट शी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट फिल्ड अप. बोले मैं तो नहीं दूंगी, हट, मैं नहीं देती. बोले 15,000 की मैंने कॉस्मेटिक ली, मैं 17 क्यों दूं? ऐसा बोल रही है अंजलि. इट इज टू बी नोटेड दैट अमाउंट ऑफ 17,000 इज कवर्ड बाय स्टैम्प. बोले लगी है 17,000 की स्टैम्प. ले भाई मनीष, तू पूरा 17 ले ले, कानून तेरे साथ है. रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ एनआई, डिसाइड वेदर अंजलि इज लायबल टू ऑनर. यस, शी इज लायबल. दे दे चुपचाप, जा दे दे. HDC can recover whole amount due under the negotiable instrument but not exceeding the amount covered by stamp. Since whole 17,000 is covered by stamp, Anjali is liable to pay 17,000 to Manish. अच्छी है मनीष की किस्मत. मनीष इज वेरी लकी. ही इज सो लकी, लकी लकी लकी. चले आगे. सर ये इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा. हिंट दे दे रहा हूं बस. सेक्शन 64 लगेगा NI एक्ट 1881 का. हल्का फुल्का तो खुद भी करो, मैं नहीं बताऊंगा. आंसर बीच में मत बोलो, मुझे पता है तुम में से कईयों को आ गया. मैंने उनके लिए बोला है जो खुद से दिमाग नहीं चलाना चाहते. बोले हमारे तो सर ही हमको सब कुछ बता रहे हैं, हम क्यों माथा लगाएं. याद है मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी में था एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी. याद है? अरे देखो ना, इमरजेंसी केस ऑफ एजेंसी, देयर मस्ट बी एक्चुअल एंड रियल नेसेसिटी. एक्ट वॉज डन टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस. एक्ट वॉज बोनाफाइड. एजेंट एक्टेड एज ही वुड हैव एक्टेड इन हिज ओन केस. एजेंट वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल. इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड. टिक टिक टिक. अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, ये तो तुम्हें भी याद होगा. सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट लिखाए थे मैंने पॉइंट टू पॉइंट. मैंने कहा था ना आ सकता है, आ गया था. अब आपके टाइम में शायद नहीं आए, चांसेस कम है. और लास्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं. व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर व्हेन सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. राइट्स ऑफ बायर मैंने यूनिट 4 में पढ़ाए हैं ऑफ सोगा. सेक्शन नंबर 57 डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी. सेक्शन नंबर 58 सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सेक्शन नंबर 59 सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. सेक्शन नंबर 60 एंटीसिपेटरी ब्रीच या रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. और आखिरी है सूट फॉर इंटरेस्ट. जाके देख लो, यही 5 पॉइंट मिलेंगे, इसके अलावा छठा पॉइंट नहीं मिलेगा. आया? कहां था पेपर हार्ड? इजी नहीं कहूंगा. इजी अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हम क्लास एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं. ऑब्वियसली व्हेन यू आर सॉल्विंग अ केस स्टडी, थोड़ा सा उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड एफर्ट होता है. बट इन केस यू हैव लर्नड वेल, जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट. प्लस डू नॉट पैनिक. क्लास में कोई एक आधा क्वेश्चन आपने मान लीजिए पेपर में नहीं लर्न करा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिख कर आ पाते हैं तो फेयर इनफ है, नहीं तो कोई बात नहीं है. यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट 80-85 मार्क्स का पेपर विथ फुल कॉन्फिडेंस. अनदर 10 to 15 लीव इट टू गॉड. आ जाएगा पेपर में हमारी मेहनत के भरोसे तो ठीक है,
नहीं तो लीव इट टू गॉड। होगा जो सब अच्छा होगा, और होगा वही जो किस्मत में लिखा है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ भी नहीं मिलता। हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव लिटिल फेथ इन मी। लिटिल फेथ इन मी, यू विल डू वेल। क्लियर है? चलिए तो खत्म करते हैं बेटा। दिस वॉज जनवरी 2025 CA पेपर फॉर यू। ठीक है।